सबसे पहले ये ध्यान देना कि इतिहास किसे कहा जाता है। आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बीते हुए समय को ही इतिहास कहा जाता है। जो समय बीत गया उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि 2-3 दिन पहले भी अगर कोई चीजें बीत गई है, वो भी इतिहास है, लेकिन वो नॉर्मल इतिहास है, वो याद है हमें। अगर कोई 20 बरस 50 बरस पहले की जो चीजें की बातें हैं, वो चीजें हमें नहीं याद है। 10 साल पहले भी जो बातें हुई है हम लोगों में, वो चीजें नहीं याद है, वो उसको मेनली इतिहास के रूप में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो बीते हुए कालखंड को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। इतिहास को 3 कालखंडों में क्या किया गया है? बांटा गया है। इस इतिहास को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। एक का नाम क्या है? बोलो। एक का नाम क्या है? कोई बताएंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसे प्राक होता है, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहला नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। याद रखना, कहीं प्राग लिखा जाता है, कहीं प्राग ऐतिहासिक लिखा जाता है, तो यहां सस्पिशन ना होना। कहीं आपको प्राक लिखा जाएगा और कहीं इसका नाम प्राक ऐतिहासिक काल होगा। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, या तो प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, इसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड का नाम है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, इसे हम कहते हैं क्या? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और 3 नंबर में आपका क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक का नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। बातें कौन कर रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा है कि बातें कौन कर रहे हैं। हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? पैलियोथेलिक एज। पैलियोथेलिक एज। इसे कहा जाता है मेसोथेलिक एज। इसे कहा जाता है नियोथेलिक एज। अब ये आधे ऐतिहासिक काल का जो समय आपको दिख रहा है ना, यहां पर मेनली ध्यान देना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं से हम लोग का स्टार्ट होगा हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है या हड़प्पा सभ्यता। सिविलाइजेशन। और ये ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है।
इसका नाम क्या है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम क्या बोलेंगे? बोलिए, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे, है ना? एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। अभी एक लोग हिस्ट्री का हम लोग खांचा तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक ना? हाँ, आपसे अगर समय पूछे कि पूरा पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक है, तो याद रखना ये जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो आपका क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका कहलाता है मध्य पाषाण काल। और 5,000 ईसा पूर्व तक का समय से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, पहले का हिस्टोरिक पीरियड। आधि ऐतिहासिक काल, इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और एक है ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं हम हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल जिसको हम 3 भागों में क्या किए हैं? बांटे हैं। इसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोथेलिक एज कहते हैं, उसको मेसोथेलिक एज, एक को कहते हैं नियोथेलिक एज। जो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर, याद रखना ईसा पूर्व और ईसवी समझते हो आप लोग? नहीं, ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब क्या समझते हैं? बोलिए। देखो, ईसवी वो है जो अभी हम लोग का चल रहा है। हाँ, बिफोर एडी का मतलब ये है कि बीसी उसे कहेंगे। हाँ, और वो पहले का इतिहास, मतलब ईसवी से पहले ईसा पूर्व था। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कोई चीज ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद से ईसवी शुरुआत हुआ। ईसवी की शुरुआत कहाँ से हुई? ईसा मसीह के नाम से हुआ है। तो ईसवी मतलब 1 ईसवी, 2 ईसवी। तो 1 ईसवी के पहले क्या था? ईसा पूर्व, है ना? ऐसे आपको लगेगा कि ये देखो, लग रहा है ना कि 25 लाख से घट कर 12,000 हुआ है ना? लेकिन घटा नहीं है, ये बढ़ा है। मान लो कि आप हमसे 500 रुपया ले लिए, तो आप माइनस में 500 रुपया है। 1 साल में 1 रुपया दे रहे हैं आप, है ना? तो 1 साल
फिर 1 साल तो 49 होगा, 48, 47, तो ये बढ़ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि घट रहा है क्योंकि आप माइनस में है तो उसको पूर्ति कर रहे हो। तो वैसे ही ईसा पूर्व क्या था, माइनस नहीं, ईसा पूर्व था, जिसको हम बीसी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही ये देखो 25 लाख से 12,000, 12,000 से 5,000, अब सोच लो 7,000 का ईस्वी है, ये 2,000 का है, ये 5,000 से 3,000, और ये जो है आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है। सब ईसा पूर्व ही है, ये जितने भी अभी लिखे हैं ईसा पूर्व ही लिखेंगे। अभी ईस्वी की शुरुआत सीधा ईसा मसीह की, ईस्वी हम कहाँ लिखे हैं, इधर हम लिखेंगे ही नहीं, इधर ऐसे ही रहेगा, केवल समझाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना? अब इसमें कौन कौन व्यक्ति ने अपने अपने योगदान दिया, किस किस व्यक्ति ने अपने नाम को रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, प्रागैतिहासिक काल के लोग कैसे थे। आपका चैप्टर और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, और आज की टॉपिक ही है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इतिहास समझना है पहले से, है ना? तो देखो, पहले बात आपने ये समझा कि बीते हुए कालखंड को हम इतिहास कहते हैं, बीत गया जो समय उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ये आपके समझ जो आया है इसको हम कहते हैं हिस्ट्री से पहले, प्री। पहले हम लोग प्री देते हैं कि मेंस देते हैं, प्री देते हैं ना? तो वैसे ही इतिहास से पहले क्या है, प्री, है ना? मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इसमें जितने भी लोग थे, यहां पर लोग जो थे आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। ज्ञानी मानव का जन्म 10 लाख ईसा पूर्व में हुआ है। 10 लाख ईसा पूर्व में ज्ञानी मानव का क्या हुआ, जन्म हुआ। ज्ञानी मानव का मतलब कि लोगों के पास सेंस हो कि ये मेरे अपने भाई है, ये मेरे अपने मतलब चाचा जी हैं, ये मतलब अपने लोगों को पहचान होने लगा, लोगों को ज्ञान होने लगी, है ना? लोग जो है आग का खोज कर लिया। अब जो लोग मांस, कच्चे मांस को मार कर किसी को खा जाते थे, अब वो लोग क्या करते थे, अब उसको जो है आग का आविष्कार करके उसको क्या करने लगे, अब उसका उपयोग करके आग का प्रयोग करने लगे। आग का प्रयोग करने लगे तो मांस को वो लोग क्या करने लगे, आग में डालकर खाने लगे। फिर वो ऐसी क्या हुआ कि आग से बचने के लिए, पशुओं के बचने के लिए, पहले के लोग क्या थे, पहले क्या दिमानव क्या थे, पशु उनको खाता था और वो पशु को खा जाते थे। शेर उनको खाता था, शेर के ये लोग खा जाते थे। जो जैसा बलवान है वो मारकर क्या करेगा, खा जाएगा। पहले के लोग थे। धीरे धीरे लोगों में क्या हुई, डेवलप बढ़ा। आपको ही पता है कि पहले ये लोग 4 पैर पर चलते थे हम लोग। अब मान लो हमारा पूर्वज, आपका पूर्वज, पूर्वज तो वही है ना, ये लोग 4 पैरों पर चलते थे। 4 पैरों से धीरे धीरे ये लोग क्या हुए, 2 पैरों पर हुए। आज भी देखोगे बंदर कोई कोई 2 पैर पर चलने लगता है, 2 पैर पर खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा। तो पहले ये लोग 4 पैर पर थे। धीरे 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 जिराफ जैसा गर्दन इन लोगों का था, बायोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा। धीरे 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 ये चीजें क्या हो गई, उठने लगी, और धीरे धीरे हम ऐसे हो गए। समझ में आ रहा है ना? आज हम लोग ऐसे करके चल पाते हैं, पहले हम लोग ऐसे थे। समझ में आ रहा है ना? आज भी कोई कोई व्यक्ति का शरीर ऐसा होता है कि वो ऐसे करके नहीं चल पाता है, वो ऐसे ही झुका रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक लक्षण ही है। समझ में आ रहा है ना? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। देखो, यहां के लोग न पढ़ना जानते थे, न लिखना जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे। आधे ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये लोग लिखना तो जान गए, लेकिन क्या लिखे वो पढ़ नहीं पाए। अगर कोई बच्चा को अगर आप पेंसिल पकड़ाओगे और अब बोलोगे कुछ लिखो, तो बच्चा ऐसे करके लिख देगा, कुछ ऐसे करके लिख देगा, तो आप क्या पढ़ पाओगे, हम क्या लिखे हैं आपको पता चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे के लोग जो थे, स्टार्टिंग में जो चीज लिखे वो लोग, तो वह ऐसे करके लिख दिए। मतलब क्या लिखे वो आज तक किसी को पता नहीं चला। समझ में आ रहा है ना? तो वहां के लोग जो थे लिखना जान गए और पढ़ना नहीं जाने। ये यहां से सभ्यता से बातें हैं।
अब यहां से देखो, आप जो समय देख रहे हो 25 लाख से 12,000, 12 से 5, 5 से 3 और 2350 से 1750, मान लो 3000 के बाद ये सिंहठ सभ्यता का समय आ जाता है। अब कहोगे सर आप यहां नहीं लिखे, तो ये है क्या? ये प्राचीन इतिहास का मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये समझना है कि यहीं से इतिहास मेनली स्टार्ट होता है। ऐसे इतिहास स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन मेनली जो इतिहास होता है यहीं से आपका वेद, वेदांग, उपनिषद, ऋचाएं, सूक्त की नाम आता है। आप लोग सुने होंगे वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। वेदांग आप 6 की, वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। वो भी है शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है। वैसे उपनिषद की संख्या 108 है, ऋचाओं की संख्या 10,462 है ऋग्वेद में, सूक्तों की संख्या 1028 है। तो ये सभी चीजें जो है प्राचीन इतिहास से ही क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये देवी के ऋषि मुनियों का क्या है? वेद वेदांग यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये कब तक चलता है? जब तक मुसलमान भारत पर आक्रमण न कर ले। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण करने से पहले तक का इतिहास हम एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। क्या मानते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास को मानते हैं। क्या बोले हम? स्टार्टिंग से लेकर मुसलमानों के भारत पर आगमन होने से पहले तक का इतिहास क्या कहलाता है? एंशिएंट हिस्ट्री कहलाता है। जैसे ही मुसलमान, मोबाइल को रख दीजिए अभी साइड में, है ना, पढ़ाई कर लो, ये आपके जीवन को रोशन करेगा। मोबाइल आपको अंधकार में ले जाएगा, इस बात को आप लोग समझिए, जानिए, है ना। मोबाइल का यूज कब कीजिए? जब आप, अगर मान लो कभी मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसा, अभी नहीं कि मन भी नहीं कर रहा है, अभी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है फिर भी लग रहा है थोड़ा चला ले, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरे बातों को बुरा लग जाए, लेकिन ये आपके लाइफ की बात है। कोई जरूरी है अभी? कोई जरूरी है मोबाइल चलाना अभी क्लास में? एक जरूरी है तो बताओ। अभी आप टीचर से ज्यादा नहीं जानते, और टीचर से ज्यादा जानते तो आप घर में ही पढ़ लेते। मेरी बात को समझना। मोरिया में भी आज बोले हैं स्टूडेंट लोगों को, पीछे बैठ जाता है, सब मोबाइल चलाता है। स्टूडेंट में लड़का लोग, लड़की लोग तो वहां की मोबाइल नहीं चलाती है। अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उधर की लड़की एक तरह से नहीं, सेंसिटिव, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से चलकर तुरंत ग्रामीण क्षेत्र में ही आना, वो लोग ज़्यादा मोबाइल पर तामझाम नहीं करती है। ये रियलिटी है, जो चीज़ें हकीकत है वो हकीकत है। तो वो चीज़ें अभी उन लोगों को भी कल बोले थे। तो आप लोग ध्यान देना, मोबाइल को कम यूज कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। मोबाइल खोलिए तो याद रखना पढ़ाई का ही काम करना है। 2 साल तक, जब तक आप अपने आप को कहीं सेटल ना कर ले, मोबाइल में उपयोग वही चीज कीजिए जो आपके लिए जरूरी है। फालतू चीज से निगलेक्ट कीजिए। रात को मोबाइल अपने पास से इतने दूर रख दो, इतने दूर रख दो कि चाह कर भी उसको उठा ना लो। क्योंकि जल्द आप सोचोगे कि बेड पर ले लिए, मोबाइल चला रहे हैं और सो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। मोबाइल चलाओगे, फिर रील देखोगे, देखते जाओगे, 2 घंटे बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई भी करना है तो टेबल कुर्सी पर बैठ कर पढ़ो। ये नहीं कि ऐसे पढ़ लिए हैं, ऐसे सो गए हैं, मोबाइल में देख कर पढ़ रहे हैं, है ना, लोट कर पढ़ रहे हैं, इधर तकिया कर रहे हैं, उधर तकिया कर रहे हैं, तो ये कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है। सक्सेस होने में देरी होगा आप लोगों का, ये रियलिटी है। बात को समझिए, ये चीजें हैं। चलिए आएंगे हम लोग। यहां ध्यान देना कि जो प्राचीन इतिहास का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, वहां से चलकर जब तक मुसलमान भारत पर आक्रमण न कर ले, वो प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन इतिहास कहां से स्टार्ट होता है? तो जैसे ही मुसलमान भारत पर आक्रमण कर ले, वहां से लेकर औरंगजेब के शासन काल के, औरंगजेब के शासन प्रणाली तक का समय आपका मेडिवियल हिस्ट्री कहलाता है। और औरंगजेब के शासन काल प्रणाली के बाद का जो समय है, मतलब मान लो कि उत्तर मुगल काल, तो वो उत्तर मुगल काल से लेकर जब तक भारत की आजाद न भारत हो जाए 1947 तक का समय, जब तक लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत हमारा आजाद हुआ, वहां तक का इतिहास आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री
कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत समझ में आता है बच्चों को, इसलिए समझ में आता है क्योंकि ये चीजें हुई है। किसी को बोलोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन तो वो जान रहा है 1942 1942 में, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध है। असहयोग आंदोलन 1920, हाँ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कराना मेरा काम है ना। एक लाइन से आपको हिस्ट्री बताया जाएगा और एक लाइन से आपका चीजें याद रहेगी कि 1893 में गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी सबसे पहले 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत किया था साउथ अफ्रीका में। ये 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में ही आकर गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत किया। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत गुजरात में खोले थे। उसके बाद एक साल बाद 1916 में साबरमती आश्रम की शुरुआत हुआ। 1917 में, देखो ये लाइन बाय लाइन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1918 में गुजरात मिल विद्रोह की शुरुआत हुई। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नाम तो सुने होंगे, बस उसके काम नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वो याद कराना मेरा काम है। 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत किया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन करवाया गया था कर्नाटक में। 1925 में काकोरी डकैती कांड हुआ था। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना छबिल दास के द्वारा किया गया। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का नाम सुने होंगे आप लोग। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 1929 को लाहौर अधिवेशन हुई और उसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया था भारत में। रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त, और उस वक्त जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम हम लोग स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किए थे, है ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे। फिर 1930 में हम लोगों का क्या हुआ, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी कर दिए। 1930 में कोई नमक सत्याग्रह कहा गया। 1930 के बाद तुरंत जो है 1930 के बाद 1931 में 30, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल, है ना, राउंड टेबल हुआ था लंदन में, गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में। तो ये जितने भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद करेंगे। 1947 तक भारत आजाद, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, है ना। 1942 में आजाद हिंद फौज आएगा, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया, गांधी जीना वार्ता किया गया 1944 में। 1946 1946 में हमारा क्या नाम है, कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, जिस कैबिनेट मिशन की स्थान पर हम लोग का संविधान बनाने की काम हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की काम हुई थी। तो ये सभी पॉइंट हिस्ट्री से क्या है, रिलेटिव है। तो याद रखना है, हमें इधर नहीं पढ़ना है, इधर बाद में पढ़ना है। पहले स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। सबसे पहले है ये ध्यान देना, यहां सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां लिखना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 में, पूरा नाम लिखना, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया।
ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है, सभ्यता का खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुआ 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना सर जॉन मार्शल, या लिख लो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। सर जॉन मार्शल। ठीक ना। सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा नाम। देखो हड़प्पा कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। ये दो जगह बुक में आपको अलग अलग दिखेगा, हड़प्पा और या तो हड़प्पा, दोनों सही है। सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। उसके बाद एक लाइन लिखना है, सर जॉन मार्शल तो ये कर लिया, चार्ल्स मैसन ने, चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाला था। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर प्रकाश या लाइट डाला। प्रकाश डालना मतलब देखना। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। उसके बाद चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर प्रकाश डाला। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता को सैधव सभ्यता भी कहते हैं, इसको सैधव सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सैधव सभ्यता भी कहा जाता है, सैधव सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सैधव सिविलाइजेशन भी के सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता यहां लिख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था, जो आगे लिख लेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को ही नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। याद रखना, सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर थे ना, वो घर आज भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पक्की ईंटों में रहा करते थे उस वक्त के। उस वक्त के ईंट इतने मजबूत थे, जो याद रखना कि एक बार गुजरात के क्षेत्र में क्या हो रही थी, खुदाई हो रही थी जमीन की, तो वहां पर ईंट पाया गया। तो ईंट जो पाया गया ना, वो 1854 की बात है, क्योंकि आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम 1853 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सुने हैं ना कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी की शुरुआत किया गया। प्रथम ट्रेन की शुरुआत मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की दूरी से चलाया गया था। तो जब 1853 में जो ट्रेन चली ना, तो 1854 में भी पटरी बिछाने की काम हुई। पटरी जो रेलवे ट्रैक है ना, उसको बिछाने का काम हुआ। जब बिछाने की काम की जो खुदाई चल रही थी ना, उसमें ईंट पाया गया, और वो ईंट कब का था, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट था। ईंट को निकाला गया और आज के ईंट में देखा गया तो देखा गया कि इससे तो ये बहुत गुना क्या है, मजबूत है, और अभी भी मजबूत है। इतने साल पुराने होने के बाद भी ये मजबूत थे। तो जानते हो क्या किया गया, उसी ट्रैक में बिछा दिया गया। ईंट को निकालकर उसी जो ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो बन रहा था, जहां पर हम लोग पत्थर का, स्टोन का जो यूज करते हैं, वहां पर वो ईंट ही बिछा दिया गया। समझ में आ रहा है ना? वो गुजरात वाले क्षेत्र में बिछाया गया था। जो गुजरात में आज ट्रेन वगैरह चल रही है ना, तो उसके नीचे ये चीजें बिछाई गई है। वो इतना मजबूत था ईंट। समझ में आ रहा है ना? तो वहां के लोग पक्की सड़कों में रहा करते, पक्की घरों में रहा करते थे। वहां के लोगों की पक्की आने जाने की सड़क थी। वहां के जो लोग थे, वहां के लोग अपने आप को अच्छे तरीके से रहने के कारण अपने दरवाजे जो है वो रोड के तरफ नहीं खोलते थे, पीछे की तरफ खोलते थे। कि रोड की तरफ अगर खोलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब गाड़ी वगैरह चलेगा, चाहे कुछ ऐसी चीजें चलेगी, कुछ ऐसे काम होगा, या बच्चे ही तुरंत रोड पर निकल जाते हैं। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा जो मकान बने वो क्या हो, रोड पर हो, उसका आने जाने का रास्ता रोड पर हो। लेकिन ये लोग दरवाजा पीछे की ओर खोलते थे, और रोड पर ऐसे ही बंद, जैसे हम लोग पीछे में बंद करते हैं, वो लोग रोड ही बंद कर देंगे, रोड की तरफ बंद, और पीछे से दरवाजा खुलता था। कहाँ के लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के समय उस वक्त पक्की नालियां हुआ करती थी, और बड़े बड़े नालों में छोटी छोटी नली जाकर मिलती थी। जैसे आज के डेट में हमारा है ना, बड़ा नाला जा रहा है, सेंटर नाला, उस नाला में छोटे छोटे नाले जाकर मिल रहे हैं। जो छोटे नाला है तो वो भी उतने छोटे नहीं है, तो एक छोटे गली से निकलकर एक जा रही है। तो देखोगे गली से निकलकर रोड वाले में जा रहा है, और रोड वाले जो नाला है वो कहाँ जा रहा है, बड़ा सेंटर नाला में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये उस वक्त हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो ट्रायंगुलर है। कैसा है? ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसका जो देखोगे कि नॉर्थ साउथ, दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का क्षेत्र, तो वो कौन कहां तक विस्तारित है, वो पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। इसके स्थल आपके राजस्थान में बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राजस्थान की स्थल कौन सा है? बोलिए। कालीबंगा का नाम नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, अगर जान रहे हैं तो बोलिए। गलत भी बोलो लेकिन बोलो। बोलते बोलो तो आप टीचर से बात करना सीख जाओगे। जब टीचर से बात करना सीख जाओगे तो कोई क्वेश्चन को पूछ लोगे, और नहीं पूछोगे तो बस वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही बना रहेगा। इसलिए कोई क्वेश्चन में डाउट हो, परेशानी हो, तो तुरंत टीचर से पूछो, चाहे वो कोई टीचर हो, किसी सब्जेक्ट का हो। समझ में आ रहा है ना? अब सोचोगे कि चाहिए छोड़ो हम देख लेंगे, और टीचर को जाने के बाद फिर दूसरे से जाकर पूछोगे, थोड़ा बताओ ना। तो ये कमियां हैं, इस कमी को दूर करो। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, मतलब ग्रामीण निवास नहीं करते थे, शहरी निवास करते थे। यहां पर एक लाइन लिख लेना, इस सभ्यता के लोगों की दरवाजा
इस सभ्यता के लोगों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। पीछे की ओर खुलती थी, है ना। इस सभ्यता के लोगों के दरवाजे जो होते थे वो सड़क की ओर न खुलकर, मतलब मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे से दरवाजा खुलता था। लोग बैक साइड से आया करते थे। हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया है? राय बहादुर नहीं भी बोलोगे तो दयाराम साहनी बोलना है ना। दयाराम साहनी से काम बन जाएगा। अगला पॉइंट में आपको लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता का जो क्षेत्र था, मतलब जो एरिया था, वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, क्या हो गया? आ? कौन बंद कर दिया? बंद करना है? आप बंद करवा दो, हंसते क्यों हो? बंद करवा दो, जाओ बंद करवा दो। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका आकार है। इसका बाद देखोगे इसका शेप, इसका जो शेप था वो क्या था? ट्रायंगुलर था, त्रिभुजाकार। ट्रायंगुलर था, ऐसे त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप था, जो आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो ट्रायंगुलर था। और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है? फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में, उत्तर में मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जो कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जगह है। नॉर्थ में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, एवं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, एवं पूरब में पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम पश्चिम में
सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ऐसे पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान तक फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अगर देखोगे इसका नॉर्थ, अगर देखोगे साउथ, अगर देखोगे ईस्ट और ये देखोगे वेस्ट, तो क्या पता चलेगा कि नॉर्थ में ये है मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथ में देखोगे तो दैमाबाद, दैमाबाद जो कहां है, महाराष्ट्र में। पूरब में देखोगे तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में देखोगे तो सूत कांगेडोर, पाकिस्तान। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। वो सेम बात जो यहां लिखा गया है, यही बात यहां लिखा गया है और कुछ नहीं है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल, जो एरिया है, वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। अमलानंद घोष आगे आएंगे, जो कालीबंगा का खोज किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल चनहुदड़ो का खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया, है ना। रोपड़ का खोज यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। लोथल का खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया, है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस को लिखेंगे। बस वही लिखा हुआ है। नॉर्थ में मांडा जिला जम्मू कश्मीर, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है। जो चीजें यहाँ लिखे हो वही चीजें हम यहाँ ऐसे बताने के लिए आपको लिखा है कि नॉर्थ है ये, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। हो गया। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। हाँ, अगर आपसे ये भी ध्यान देना कि अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो एग्जैक्ट कितना है, 13 लाख तो लिख दिए हैं आप, लेकिन याद रखना ये है कितना एग्जैक्ट, 12,99,600, 12,99,600। तो ये इतना है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका विस्तार फैल रहा है, तो अब धीरे 13 लाख बोला जाता है, ठीक ना। तो हो सकता है कभी आपको 12,99,600 भी लिख दे, तो ये भी ध्यान रखना। बारह लाख 99,600 स्क्वायर किलोमीटर
यानी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नाम देना और हड़प्पा सभ्यता की खोज दोनों अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। मान लो ये अम्ब्रेला का खोज किसने किया? हमने। तो इस अम्ब्रेला का खोज भी किए हैं हम, और इसका नाम बदल दिया गया दूसरे के लिए, दूसरे द्वारा। नाम कोई दूसरा बदल दिया। अब अम्ब्रेला को कोई टॉर्च बोल दिया। अब टॉर्च में लाइट भी है, इसमें देख लो, है ना। तो कोई इसको लाइट नाम दे दिया। तो लाइट नाम देने वाला दूसरा है, लेकिन खोज कौन किया है? तो या तो तुम इसको लाइट बोलो या अम्ब्रेला बोला, खोज कौन बोलेगा? हम ही को। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, या हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। तो नाम देना और उसका खोज करना दोनों अलग अलग है। कोई दिक्कत? चलो आगे ऐसे लिखेंगे हम लोग। यहां लिखना सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मतलब साइट, ठीक ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट है, जो स्थल है, वो देखेंगे। कौन कौन स्थल है? इसमें सबसे पहले नाम लिया आता है किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा या हड़प्पा, सबसे पहले नाम किसका आता है? हड़प्पा। यहां लिखोगे इसकी खोज या इसका खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। दयाराम साहनी द्वारा किया गया। सेम इसका खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। यह रावी नदी के तट पर, यह रावी नदी के तट पर, यह रावी नदी के तट पर, कहां? पाकिस्तान में। यह रावी नदी के तट पर मोटगोमरी जिला, मोटगोमरी मोटगोमरी एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है। ये कहां है? पंजाब में। पंजाब कहां है? पाकिस्तान में। पता है? एक पंजाब भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में, पता है ना। हाँ, एक पंजाब का टुकड़ा भारत में है और एक टुकड़ा है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यह रावी नदी के तट पर मोटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। मोटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। कौन? हड़प्पा। इसके बाद स्थल में आएगा नाम किसका? मोहनजोदड़ो। इसको कहा जाता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। पिक्चर देखे थे क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मोहनजोदड़ो पिक्चर देखे थे ऋतिक रोशन का? नहीं, ये सब तो देखेंगे ही नहीं। आप लोग देखेंगे सैयारा, नहीं देखे ना? मत देखना, है ना।
कोई ऐसा पिक्चर जो आपको ग्रोथ कराए, वो पिक्चर देखो। जैसे आप पिक्चर देखो मंगल पांडे, 1857 की क्रांति दिखाएगा, और वो पिक्चर है आमिर खान का। हाँ, उसके बाद तुम ये देखो जो बाजीराव मस्तानी जो आया था, ये भी पिक्चर सही है क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित है। मतलब जो पिक्चर है जो कुछ हिस्टोरिकल चीजों को बताए। हाँ, पद्मावत है ना, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में आपको क्या बताना है, क्या देखना है, सबसे पहले यहां देना किसका खोज। हाँ, छावा, छावा, छामा बोल रहे, छावा। ये भी पिक्चर है जो आपका बालाजी बाजीराव के जो लड़का है उसको बारे में दिखाया गया है। बाजीराव 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 का लड़का, बालाजी बाजीराव का लड़का दिखाया गया है, जो शिवाजी से क्या ना, हाँ, संभाजी, बिल्कुल संभाजी। इसका खोज 1922 में, इसका खोज 1922 में किसके द्वारा किया गया है? मोट गोमरी, गोमरी, GOMRI, मोट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है। मोट गोमरी जिला है, पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में है। पंजाब का एक टुकड़ा भारत में है, पंजाब का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर, यह सिंधु नदी के तट पर, यह सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला, लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद एक लास्ट मोहनजोदड़ो के बाद लिखना चनहुदड़ो। ये मोहनजोदड़ो के भाई है चनहुदड़ो। एक ही जैसा देखोगे नाम है, नाम है ना एक जैसा। मोहनजोदड़ो का भाई नहीं लगता है चनहुदड़ो? तो ये याद रखना है, भाई है और सेम जगह पर है, सेम स्थान पर है, सेम खोजकर्ता, मतलब खोजकर्ता तो चेंज होगा लेकिन सब लगभग सेम है। लिख लेना है इसका खोज 1931 में, इसका खोज 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। चनहुदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया है? गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। यह सिंध प्रांत, सेम ये जो जगह है ना, ये सेम वही है, पाकिस्तान में स्थित है।
सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो आपने ये समझा कि इतिहास को 3 कालखंडों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक को कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक को क्या बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक को क्या बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक को कितने भाग, प्री हिस्टोरिक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, पैलियोथेलिक एज, मेसोथेलिक एज और लियोथेलिक एज, है ना। उसके बाद आपको बताया गया कि आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, यहां पर 2 लाइन आपको देखने को मिलेगा, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। किसके द्वारा, किसने खोज किया, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी, तो हड़प्पा सभ्यता का भी खोज दयाराम साहनी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को अवलोकित करने वाला, उसको देखने वाला, उस पर प्रकाश डालने वाला, लाइट डालने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स मैसन। कौन, चार्ल्स मैसन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल एरिया कितना है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, और इसे आप देखोगे तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। उत्तर में ये कहां तक फैला है, मांडा जिला, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कहां तक फैला है, दहमाबाद, महाराष्ट्र। पश्चिम में कहां तक, सूतकांगड़ोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक, और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक फैला है। और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार आएगा, है ना। इसका जो आकार आएगा वो क्या आएगा, त्रिभुजाकार आएगा। पता चलेगा कि उत्तर में ये मांडा है, दक्षिण में दहमाबाद है, ये आलमगीर है, और ये सूतकांगड़ोर है, ठीक ना, ऐसे है। उसके बाद हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सबसे पहले हम लोग नाम देखें किसका, हड़प्पा का। तो हड़प्पा का खोज किया गया राय बहादुर दयाराम साहनी, जो सेम 1921 में रावी, हाँ याद रखना, ये रावी नदी जो है ना, ये ज्यादा पूछेगा, कौन किस नदी पर है, ये ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो कहां है, सिंधु नदी के तट पर, ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। चन्हुदड़ो का खोज 1931 में किया गया, ये नदी भी सेम सिंधु नदी के तट पर है, नहीं लिखे हो क्या। इसका खोज 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर, यह सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। दोनों सिंधु नदी के तट पर ही है, दोनों एक भाई जैसा है, दोनों एक स्थान पर है, दोनों का खोज अलग अलग है, खोजकर्ता, ठीक ना। हाँ, नदी याद करने के लिए एक मेरे तरफ से ट्रिक याद रखना, और ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, उसको याद करने के लिए हरा रंग याद रखना, हरा, है ना, हरा रंग। तो ह से हड़प्पा, रा से रावी, है ना। दूसरे कलर में हम लिख दे रहे हैं, अगर ट्रिक अपनाना होगा तो अपना लेना। हरा, हरा रंग से मतलब क्या है कि ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। नदी याद करने के लिए, ये केवल नदी याद करने के लिए कि नदी के तट पर ये है, रावी नदी के तट पर है। हरा, ह से हड़प्पा, रा से रावी। उसके बाद एक ट्रिक याद रखना, मौसी, मौसी, म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, मौसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। यहां याद रखना चेस, चेस हम शतरंज को लिख रहे हैं, चेस मतलब पैक लड़ाना नहीं, है ना, शतरंज, ठीक ना। तो चेस, इसमें आप याद रखोगे कि चर से चन्हुदड़ो, स से सिंधु। वैसे ही कालीबंगा, कालीबंगा से याद रखोगे कंघा, कंघी से हम लोग बाल झाड़ते हैं ना, ये तो क से कालीबंगा, घ से घग्गर, है ना। जिससे आपसे क्वेश्चन कहते धौला, धौलावीरा किस नदी के तट पर है, लुनी नदी के तट पर है, तो उसके लिए धूल नहीं, धूल उड़ता है, धूल, धौ से धौलावीरा, ल से लूनी। तो कुछ टेक्निक है जो 2 वर्ड के बने हुए हैं, और उससे संबंधित नदी के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, जान जाएंगे। तो ये हिस्ट्री की पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को हम लोग देख रहे हैं। स्थल अभी कल तक होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कल पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट, है ना। चलिए, धन्यवाद।